हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। कंप्यूटर के जरिए हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में हमने देखा था सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम का, एंड देन वी आर टुवर्ड्स प्लानिंग द सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन प्लान कर लेते हैं, फिर उनमें से हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस देखते हैं कि कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी उसमें आ सकते हैं ना कि जिनको हम कंसीडर ना करना चाहें। तो जिन सॉल्यूशंस को हम कंसीडर करना चाहते हैं, उनमें से फिर हम किसी एक नंबर 5th स्टेप के ऊपर किसी एक सॉल्यूशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी नज़र में बेस्ट सॉल्यूशन होता है। आज हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिर कंप्यूटर के जरिए खासतौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में उस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम राइट करना होगा। आज हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। इट इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। कॉमन इंग्लिश में हम इनको राइट करते हैं और एल्गोरिदम को राइट करने का मकसद ये होता है कि हम प्रॉब्लम को क्लियरली समझ लें कि किन स्टेप्स से, किस सीक्वेंस से हम वो स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता चला जाएगा। तो इसमें देखें कि इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एल्गोरिदम में एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना हो, और उसको राइट करने का तरीका भी इतना क्लियर होता है कि इजीली आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। और स्टेप्स का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई टास्क अगर आपने स्टेप नंबर 1 पे परफॉर्म करना है तो उससे उसका सीक्वेंस आप स्टेप नंबर 5 पे नहीं लेकर जा सकते। जैसे 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि सपोज आप लोगों ने स्कूल जाना है घर से, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप घर से ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद अपना जो भी यूनिफॉर्म वगैरह पहन के नेसेसरी प्रिपरेशन के बाद देन यू विल फाइंड सम मेथड ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसके बाद आप स्कूल जाएंगे। तो इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम अब कंप्यूटर के जरिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने जा रहे हैं, लेट्स से हम कोई टेबल राइट करना चाह रहे हैं, हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको कॉमन इंग्लिश में उसका एल्गोरिदम राइट करेंगे। तो एल्गोरिदम का रोल हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हुआ। इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी एल्गोरिदम में कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक आपके प्रोग्राम के डेवलपमेंट की लास्ट स्टेजेस तक हो जाएगी और आखिर में जाके आपको पता चलेगा कि हम तो बिल्कुल किसी गलत डायरेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए जितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास प्रॉब्लम की, उतना ही बेहतर तरीके से आप उसका एल्गोरिदम लिखेंगे, राइट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और उतना ही बेहतर तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो एक एल्गोरिदम को राइट करना, फॉर्मुलेट करना जो है, ये बेसिकली एक सक्सेसफुल, एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक अच्छा प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने के लिए आपके पास एक फर्स्ट स्टेप है। जितना अच्छा आपने एल्गोरिदम राइट किया होगा, उतना ही एफिशिएंट, उतना ही स्पीडी और उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होगा। अब हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे। एल्गोरिदम बेसिकली आपके पास किसी भी प्रोग्राम की या कंप्यूटर प्रोग्राम की एक बुनियाद का काम करता है। अगर मिस्टेक आपकी बिल्कुल बुनियाद में ही कोई मिस्टेक है, आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं और बुनियाद में ही आपने कोई मिस्टेक रख दी है, फॉर एग्जांपल आप घर में जो है एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसमें अपने 5 रूम्स बनाने हैं, लेकिन बुनियाद में आपने 4 रूम्स की बुनियाद रखी है और उसके ऊपर 4 रूम्स की ही दीवारें आप बना रहे हैं, तो आपको डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने बहुत बेसिक लेवल पे फर्स्ट स्टेप पे ही एक मिस्टेक आपसे परफॉर्म हो गई। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आप प्रोग्राम राइट करें वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो स्पीडी हो और वो आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो बने, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी भी अगर कम हो, तो उसके लिए आपका एल्गोरिदम के अंदर भी ये तीनों फीचर्स होने चाहिए। यानी आपका एल्गोरिदम भी फास्ट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए और लेस कम्प्लेक्स होना चाहिए, बिल्कुल कम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल होना चाहिए। फिर हम देखते हैं अब हम क्या इस सारी चीज़ों को कैसे मेजर करेंगे। हमने जो भी अपना एल्गोरिदम राइट किया है, हम इसकी एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। अब इसकी एफिशिएंसी को हम किस तरह मेजर करते हैं।
The efficiency of algorithm is the property which relates the algorithm to the amount of computational resources used in it. An algorithm must be analyzed to determine its resource usage. अब फॉर एग्जांपल आपको हम कहते हैं एक प्रॉब्लम, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है कि आप कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। तो आपने इनिशियली अपनी प्रॉब्लम में जो भी इन्वेस्टिगेशन की, जो भी आपने उसको एनालाइज किया, तो आप कहते हैं कि जी मुझे एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर चाहिए। उस कंप्यूटर के बगैर जो है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आप देखें कि क्या वाकई वो इतना एक्सपेंसिव कंप्यूटर चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि आपने जो सोल्यूशन डिज़ाइन किया वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपकी प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अफेक्ट करेंगी, और वो आपके एल्गोरिथम से ही आपके साथ जो है वो चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे तो आप उसमें टाइम, मेमोरी और स्टोरेज स्पेस, ये बहुत कॉमन सी सब जो कंप्यूटर के लिए रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जिसमें कि टाइम है यानी आपका एल्गोरिथम फास्ट होना चाहिए, मेमोरी में यानी उसे कम स्पेस लेनी चाहिए, कम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, और उसके बाद वो अपनी जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है वो उसमें भी मिनिमम स्टोरेज को यूज़ करे। For maximum efficiency, we wish to minimize resource usage. जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से आपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है वो टेबल राइट करते हैं 2 का, तो आपके पास जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ आप जितनी एफिशिएंट तरीके से अगर आप उसको राइट कर लेते हैं तो वही आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। However, the various resources cannot be compared directly, so which of the two algorithms is considered to be more efficient often depends on which measure of efficiency is considered the most important. अब अभी आपको बहुत सिंपल एग्जांपल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन यही अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के लिए एक सिटीजन पोर्टल है वो डिज़ाइन करनी है, तो ये एक बड़ी एप्लीकेशन है। आप सबने नाम सुना होगा सिटीजन पोर्टल का। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अगर बहुत सारे यूज़र एट द सेम टाइम एक्सेस करें तो उसे इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि वो रिस्पॉन्ड ही ना करे, कि अगर बहुत ज़्यादा यूज़र जो है एट ए टाइम उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें डिपेंड करता है कि हम जो भी दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन हमारे पास हैं, हम उनकी या जो हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया उनकी एफिशिएंसी को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल क्या हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए या हमने मेमोरी कम यूज़ करनी है, यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो अमूमन शुरू में आपके पास क्या होता है, टोटल मार्क्स आपको डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। उस वक्त आप लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है, अपना स्टेटस ये जानना कि मैंने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। बाद में अगर आपको डिटेल्ड मार्क्स जो हैं वो अवेलेबल हों तो उस वक्त आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको टोटल मार्क्स पता चल जाए। अब बाद में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको पूरी मार्कशीट कुछ देर के बाद भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से डिफरेंट जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है और उनके लिए आपका जो एफिशिएंसी उसकी मैयर करने का जो पैरामीटर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। There are several algorithms for solving particular problems. How fast a problem can be solved depends on efficient algorithms. Therefore, analysis of algorithm is very important to compare algorithms and conclude which one is better than the other. तो हम एल्गोरिथम के लेवल पर ही उन सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। पहले हमने प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, अब हम एल्गोरिथम्स को और उनकी एफिशिएंसी को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी कॉस्ट को, उनकी रिसोर्स यूजेज को, रिसोर्स एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम उनमें से जो बेस्ट एल्गोरिथम हमारा होगा उसको हम चूज कर लेंगे। और इससे क्या मुराद है कि आपने एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को कैसे कंपेयर करना है कि आप उसको डिफरेंट मेथड्स जो हैं सॉल्यूशन के आप उनको यूज़ करेंगे, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करके देखेंगे कि कौन सा मेथड ऐसा है कि जिससे हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को जो भी हमने सीखी हैं
कुछ कॉन्सेप्ट हमने एल्गोरिथम का देखा है, उसको हम देखते हैं कि इस को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। ज़ाहिर है हम इसे कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के एल्गोरिथम्स डिजाइन करते हैं। कुछ एल्गोरिथम हमें ऑलरेडी गिवन है बुक में, हम वन बाय वन उन एल्गोरिथम्स को देखेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि इन एल्गोरिथम्स को रीराइट करें, दोबारा अपने तरीके से इनको लिखने की कोशिश करें। कुछ ऐसे बहुत सिंपल आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि एक ही प्रॉब्लम के लिए आप बहुत डिफरेंट तरीकों से एल्गोरिथम्स राइट कर सकते हैं। तो हम सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए कुछ एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं, बुक में ऑलरेडी गिवन है, हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। आप इनके फ्लो चार्ट्स वगैरह और एग्जैक्टली यही चीज़ आप क्लास 8 में भी स्टडी करके आ चुके हैं, उसमें आपने इसका फ्लो चार्ट देखा था, लेकिन अब यहाँ पर आके आप इसका एल्गोरिथम देखेंगे। एल्गोरिथम इसमें क्या है, आपने इसका सोल्यूशन किस तरह से प्लान किया। सबसे पहले आपको इसकी इनपुट पता होनी चाहिए, उसके बाद इसकी क्या आउटपुट होगी वो पता होनी चाहिए, और देन फिर आप इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है उसको खत्म करने के लिए, कवर करने के लिए जो डिजायर्ड प्रोसेसिंग है वो स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास है इनपुट क्या होगी इसमें कि वो 5 गिवन नंबर्स, कोई भी आप नंबर एज्यूम करेंगे या वो नंबर आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। आउटपुट क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या होगी कि आप इनको सम करेंगे और उसके बाद उनकी का प्रोडक्ट मालूम करेंगे और एवरेज मालूम करेंगे। ये हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। एक्शन क्या क्या परफॉर्म करना है, हमने सम के लिए हमें एडिशन परफॉर्म करना है, प्रोडक्ट के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और एवरेज फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपना पहला एल्गोरिथम समझना शुरू करते हैं। इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट एल्गोरिथम में स्टार्ट करेंगे हम स्टेप 1 में। एल्गोरिथम्स में हम सबसे पहले स्टार्ट और सबसे आखिर में स्टॉप का कीवर्ड यूज करते हैं। तो स्टेप 1 है कि हम अपना जो भी टास्क है उसे स्टार्ट करने लगे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट द 5 नंबर्स ए बी सी डी एंड ई। अब हम ये भी तो कह सकते थे कि लेट द 5 नंबर्स 2 3 4 5 एंड 6, या जो हमें गिवन नंबर है 2 5 8 4 एंड 12, लेकिन हमने साथ ये इनके नेम्स क्यों यूज किए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर हमने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना है और पूरा सॉल्यूशन हमने खुद ही बना के कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है, तो फिर हमें कंप्यूटर की क्या जरूरत है, हम कंप्यूटर के जरिए प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसका आंसर आपके पास ये है कि कंप्यूटर से हम इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं कि हम उसको एक दफा बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, फिर हम उसको डिफरेंट इनपुट देंगे, तो वो हमें हर डिफरेंट इनपुट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर ए बी सी डी ई के वेरिएबल नेम की तरह जो है वो हमने कुछ अजम्पशंस की हैं। अब हमारे पास ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट टाइम हम इस अपने एल्गोरिथम को या प्रोग्राम को चेक करेंगे तो हमारी इनपुट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास बड़े नंबर भी कुछ हो सकते हैं, 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास कितनी मेमोरी यूज कर सकते हैं हम, हमारे प्रोग्राम की नेचर क्या है, हमें ये कैलकुलेशन किस तरह की डाटा पे परफॉर्म करनी है, उस लिहाज से हम मेमोरी रिजर्व करेंगे इन नंबर्स के लिए कि हमें मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमने 7 डिजिट नंबर यूज करना है, हमने या 6 डिजिट नंबर यूज करना है, तो दीज आर क्वाइट बिग नंबर्स। तो इन नंबर्स के लिए फिर हमें ज्यादा मेमोरी जो है वो यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसका सम फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, फाइंड द सम। सम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए अब हमने जो नंबर एज्यूम किए थे 2 5 8 4 12, उनको अब हमने एक साइड पे कर दिया। अब हम
उनके जो जनरल नेम्स थे उनके ऊपर बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो सम में हमने कहा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो इस तरह हमारे पास सम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होगा कि हमने इनकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डी एंड मल्टीप्लाइड बाई ई। तो 5 वेरिएबल्स को हमने जिनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई हैं हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह हमारे पास स्टेप नंबर 3 पे प्रोडक्ट आ गया। स्टेप नंबर 4 में देखते हैं, अब हमने एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज के लिए एक स्टेप तो हमारे पास ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, हम सम तो फाइंड कर चुके हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑलरेडी मालूम है कि वो 5 हैं। तो अगर हमने ऊपर देखिए हमने सेव कर लिया था, हमने कहा था स्टेप नंबर 2 में सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इट मीन्स कि हमने कोई ऐसी स्पेस अपने पास जो है वो रिजर्व कर ली जिसके अंदर हमने तमाम नंबर्स को ऐड करके रख लिया। अब जो चीज हमारे पास इसको हम सम कहेंगे उसमें ऑलरेडी एडिशन परफॉर्म हुआ है। तो स्टेप नंबर 4 में हमने जो स्टेप 2 के अंदर रिजल्ट था उसको एज इट इज यूज कर लिया। इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 से। अब हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, जाके एवीजी। एवरेज को हमने इन शॉर्ट करके एवीजी राइट कर लिया है। तो ये हमारे पास एक और आउटपुट आ गई। तो अगर आप देखें तो स्टेप 2 में हमारे पास एक आउटपुट आ रही है वो सम है, स्टेप 3 में एक आउटपुट आ रही है उसका नाम प्रॉड है और स्टेप 4 में एक आउटपुट जो आ रही है उसका नंबर एवरेज है, उसका नेम एवरेज है। तो स्टेप 5 में हमने क्या किया कि आउटपुट कर दिए तीनों आंसर जो हमने कंप्यूट किए थे, जो हमने कैलकुलेट किए थे। और इस तरह अगर आप अब वापस अब अपनी प्रॉब्लम की तरफ दोबारा से देखें कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो ये हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी इसको अगर आप देखें तो ये हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। हमने सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, एवरेज भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। हमारे पास इसमें स्टार्ट और स्टॉप को हटा के देखें तो 4 स्टेप्स हमारे पास बन रहे हैं। बल्कि फर्स्ट स्टेप में तो आपके पास कोई कैलकुलेशन, हम कुछ एजम्पशन ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। एक्चुअल हमारी प्रोसेसिंग हो रही है वो स्टेप नंबर 2, 3 और 4 में हो रही है। पहला स्टेप हमारा इनपुट का है, फिर उसके बाद हमने प्रोसेसिंग की और सेकंड लास्ट जो हमारा स्टेप है या लास्ट स्टेप भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉप कर देंगे तो उस वक्त हम कोई स्टेप परफॉर्म नहीं कर रहे। तो लास्ट स्टेप हमारा है कि जो हमने प्रोसेसिंग की थी और जो हमारे पास आंसर आया था वो हम आउटपुट कर देंगे। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि हम अब किसी भी प्रॉब्लम के लिए किस तरीके से एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। 3 अगर आपके पास नंबर हैं और तीनों इक्वल नहीं है, आप ये चीज एक जहन में रखें स्टूडेंट्स कि आपने जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर जो भी आपको, जैसे एक रिडल को आप सॉल्व करते हैं और रिडल के लिए आप कोई भी उसका छोटे से छोटा भी वर्ड जो है उसको स्किप नहीं करते, वो हर एक वर्ड जो है वो मीनिंगफुल होता है रिडल का। इसी तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी जितने भी वर्ड्स हैं आपने हर एक लफ्ज के ऊपर गौर करना है और उसके मीनिंग को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। अगर आप किसी लफ्ज को, उसके अंदर किसी एक भी वर्ड को स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इट मीन्स आप अपने सोल्यूशन में आप उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमने क्या कल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या गिवन है इसमें, कि पहली बात हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 3 नंबर्स हैं और ये दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो तीनों नंबर अनइक्वल हैं, तीनों में से कोई भी 2 नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और उसके बाद हमने सोल्यूशन हमें क्या चाहिए कि उन तीनों में से हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम अब सोल्यूशन प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट मिल गई। इनपुट क्या है, 3
अनइक्वल नंबर्स। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है? तीनों में से जो लार्जेस्ट है वो हमने फाइंड करना है। अब हमने प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। तो अगर आप एक लम्हे के लिए इसको भूल जाएं कि बुक में क्या लिखा है और आपको 3 नंबर दिए जाएं और आपने कंपेयर करके उनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो किस तरह करेंगे? आप पहले 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे, उनमें से जो भी लार्जेस्ट होगा वो आप अपने पास सेव कर लेंगे। उसके बाद जो तीसरा बचा हुआ नंबर है उसको आप कंपेयर करेंगे पहले वाले आंसर के साथ और उनमें से जो लार्जेस्ट है उसको आप सेव कर लेंगे। तो इस तरह आपके पास सब तीनों में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। अब इसका हम एल्गोरिदम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि बुक में इसको किस तरह से राइट किया गया है। स्टेप 1 जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 होगा, स्टार्ट करेंगे हम और इनपुट लेंगे। तो हमने 3 नंबर एज्यूम कर लिए ABC। ये आप स्मॉल लेटर्स में भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जिस तरह आप उनको एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, जैसे मैथ्स में आप वेरिएबल्स x y z सपोज करते हैं ना, सपोज x इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 2, तो जहां जहां भी आप x को यूज करते हैं तो अगर आपने x की वैल्यू 1 है तो वहां वहां पर x की जगह 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स का भी ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल नेम आप यहाँ पर या जो भी लेटर आप एज्यूम करेंगे बेसिकली वही वाले लेटर आप आगे जाके यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी स्टेप नंबर 2 में। स्टेप 1 में हमने इनपुट ले ली, 3 नंबर्स मिल गए हमें और ये देखें कि ये तीनों नंबर अनइक्वल हैं। एक नंबर 10 है, 20 है और 30 है। यहाँ पर हम इक्वल नंबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑलरेडी हमें गिवन था कि तीनों नंबर अनइक्वल हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एक एक लफ्ज पे अच्छी तरह गौर करेंगे और उसको समझेंगे और उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आपके पास तीनों नंबर आपने ले लिए, आपके तीनों नंबर इक्वल नहीं है। उसके बाद आपने कोई से 2 नंबर को चेक करना है, कंपेयर करना है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं और इनमें से देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो पहले सोल्यूशन बताया वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो भी एक करेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि एक ही दफा क्या कंपेयर किया है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट नंबर इज ए। यहाँ पर क्या अप्रोच अपनाई गई है कि बेसिकली हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो लार्जेस्ट है। तो हमने अपनी उस अजम्पशन को चेक किया, हमने ए को बी से कंपेयर किया। अगर हमारी बात यहाँ पर दुरुस्त साबित हो गई तो हमने फिर अपनी बात को मजीद वेरीफाई करने के लिए ए को सी के साथ भी कंपेयर किया और अगर वहां पर भी हमारा आंसर ट्रू आ रहा है इट मीन्स कि हमने जो अजम्पशन दी थी वो ठीक थी कि हमारा जो पहला नंबर है वही सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन जरूरी नहीं हर दफा हमारी ये अजम्पशन ठीक हो। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है गो टू स्टेप 4। इसको थोड़ी देर के लिए हम अभी भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। स्टेप 4 पे आते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था। स्टेप नंबर 2 के बाद 3 था और 3 पे कहा गया है कि गो टू स्टेप 7, यानी स्टेप 3 पे आपने कुछ नहीं करना। इट मीन्स अगर आपका ए नंबर जो है वो सबसे लार्जेस्ट आ गया है तो आप जंप करेंगे स्टेप नंबर 4 पे। अब आपने आगे जंप करके स्टेप नंबर 4 पे चेक इफ बी इज लार्जेस्ट नंबर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारी ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं होती, देखिए अगर तो ट्रू होती है तो क्या होगा, हम स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। अगर ए ग्रेटर है बी से और ए ग्रेटर है सी से तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ए जो है वो लार्जेस्ट है और उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 पे आएंगे और 3 पे क्या लिखा हुआ है कि गो टू स्टेप नंबर 7। ये अब आगे जाके हम देखते हैं। एक्चुअली हमें हमारा आंसर मिल गया है कि हमने एज्यूम किया है कि ए सबसे बड़ा है और हमारी वो अजम्पशन ट्रू हो गई तो हमें और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर हमारी अजम्पशन जो है वो गलत हो गई, अदरवाइज क्या होगा कि फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, फिर हम ये स्टेप नंबर 3 पे नहीं आएंगे,
फिर हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। चलिए अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, जो सेकंड है वो लार्जेस्ट है। तो अब हमें मेथड तो पता चल गया कंपेयर करने का। अब हम क्या करेंगे, बी को कंपेयर कर लेंगे ए से, और अगर वो ऐसा हो जाता है तो हम बी को कंपेयर कर लेंगे सी से, कि अगर बी से वो ग्रेटर है। ये जो आपके पास एंड ऑप्शन है, ये जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो वहां जाके हम इसको ज्यादा डिटेल से देखेंगे कि ये हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमने सिर्फ इसको इस वक्त ये जूम करेंगे कि हमने 1 बाय 1 देखा कि पहले हमने कंपेयर किया कि बी जो है वो ए से ग्रेटर है, और हमारी बात अगर ये दुरुस्त साबित हो गई तो फिर हम चेक करेंगे कि बी क्या सी से भी ग्रेटर है। अगर उससे भी ग्रेटर है, इट मीन्स हमने जो सेकंड असम्पशन ली थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो अदरवाइज पे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हम फिर नेक्स्ट स्टेप 5 पे आ जाएंगे और देखें यहाँ पर एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, गो टू स्टेप 7, जो हमारे पास स्टेप 3 पे लिखा हुआ था। इट मीन्स के स्टेप 7 है कि जो भी हमने लार्जेस्ट में स्टोर किया है उसको आउटपुट में शो कर दें। यहाँ पर हमें स्टेप 7 भी नजर आ रहा है। लेकिन अब देखें कि अगर स्टेप 4 में हमारा ये अजम्पशन जो है, सेकंड अजम्पशन भी गलत हो गई, अदरवाइज क्या करें, स्टेप नंबर 6 पर आ जाए। आप इस पूरे सीक्वेंस को कंप्यूटर की तरह आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, फॉलो करके देखें। आप 3 नंबर एज्यूम करें और उसके बाद इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखें तो आपको पता चलेगा। अगर आपकी पहली अजम्पशन फॉल्स हो जाती है तो तब आप दूसरी अजम्पशन चेक करते हैं, और अगर दूसरी भी फॉल्स हो गई है तो फिर तीसरी अजम्पशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं। हमें पता चल गया कि ए लार्जेस्ट नहीं है, हमें ये भी पता चल गया बी लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर अंडरस्टूड है कि हम अपने कंप्यूटर को दो मजीद कंपैरिजन के ऑपरेशन परफॉर्म करने की जो कम्प्लेक्सिटी है वो हम उसमें मत डालें, बल्कि हमारे पास एक अल्टीमेट रिजल्ट आ गया कि सी ही लार्जेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया है। वरना अब हम यहाँ ये भी कर सकते थे कि अब हम कहते हैं कि इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तो फिर हम मानते हैं कि सी लार्जेस्ट है। लेकिन अब हमें यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में अगर आप इस तरह के ऑपरेशन जितने ज्यादा डालेंगे उतना आपका एल्गोरिदम और उतना आपका प्रोग्राम कम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर उतने ही हम ऑपरेटर्स को जहां हम अवॉइड कर सकते हैं, कंपैरिजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी ऑपरेशंस को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। उससे हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो यहाँ पर हमने यही किया है, अपने एल्गोरिथम को एफिशिएंट करने के लिए हमने थर्ड टाइम कंपैरिजन नहीं किया। हमें यहाँ पर पता चल गया है कि ए भी सबसे लार्जेस्ट नहीं है, बी भी लार्जेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली सी जो है वो लार्जेस्ट है। तो यहाँ हमें ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि गो टू स्टेप 7, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद स्टेप नंबर 7 है। इसके बाद हमें और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास एक हमने इसका नेम, जो भी हमारा आंसर था उसका नाम हमने एज्यूम किया था लार्जेस्ट। तो ये जो लार्जेस्ट है इसके अंदर हमारा आंसर स्टोर है। तो स्टेप 7 में क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट कर रहे हैं लार्जेस्ट, और स्टेप 8 में हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा क्या, हम अपने प्रॉब्लम को हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। तो अगर आप इसमें कोई भी नंबर चेंज करके देखें, अब आपका ये छोटा सा होमवर्क है कि आप इसमें 10, 20, 30 नहीं, बल्कि थोड़े से बड़े नंबर और थोड़े से डिफरेंट नंबर, लेट से 367 रख लें, यहाँ पर आप 430 कर लें, यहाँ पर आप 725 कर लें। तो डिफरेंट नंबर आप रखें, एज्यूम करें, और आप उसके बाद इस एल्गोरिथम पे उसको यूज करके देखें। डिफरेंट इनपुट के साथ इस एल्गोरिथम को रन करके देखें, तो आपका हर दफा आंसर ठीक आएगा, एफिशिएंटली आ जाएगा। तो इट मीन्स आपने जो एल्गोरिथम डिजाइन किया है वो एक अच्छा एल्गोरिथम है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एल्गोरिथम्स को देखेंगे। आज के लिए आपके इस लेक्चर में 2 एल्गोरिथम्स की एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। आपने और रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में एल्गोरिथम्स राइट करके प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।